ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यू इक्वेशन की, ये जो नजर आ रही है आपको, दिस वन, इनटू आवर इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। So after substitution we get this value, this result. For example, we have a fault voltage in a zero sequence symmetrical system component supply, and then we now get our current as well in symmetrical component. So हम इस इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो पार्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रिड की इम्पीडेंस को इन सिमेट्रिकल इम्पीडेंस में। So if we have grid impedances available in phase A, B, C, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे by multiplying these two factor। ठीक है जी अरशद, अशर। सर वो दोबारा बता दें सर, उसके बाद से सर, वो लास्ट स्लाइड से वो अच्छा, प्रॉब्लम डिस्कनेक्ट आपको हो गया। समझ आया, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर, व्हाट वी आर गोइंग टू जी अचीव। जी जी जी, ठीक है, वो समझ आ गया था कि कि वो हमने z की वैल्यू जो z ट्रांसफॉर्मेशन। abc है उसकी हमने इक्वेशन निकालनी है कि इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे 0 1 2 सीक्वेंस में। तो सही। उसको करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल s से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो हमारे पास ये कंपोनेंट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू सिमेट्रिकल सिस्टम, दिस इज आल्सो ट्रांसफॉर्म। तो इसमें ये है कि आई हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि जो s है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इट इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम यहाँ पे मूव नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी मूव। सही ठीक है, तो सही। इससे बेहतर ये है कि हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इन आवर इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन यहाँ नजर आ रही है, इसको हमने वहां अच्छा सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, सही सही सही। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आपकी जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली मालूम हो जाता है कि ये आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ही है, क्योंकि जब तमाम कंपोनेंट आपके पास ट्रांसफॉर्म हो गए तो यू कैन जस्ट सिंपली डिफाइन लाइक दिस। ऑलराइट, सो हम ये सही कह सही। सकते हैं द इक्वेशन फॉर सिमेट्रिकल कंपोनेंट सिस्टम थस इज दिस वन। ऑलराइट, ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन है, हम इसमें सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फॉल्ट भी एनालाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर एसिमेट्रिकल फॉल्ट भी एनालाइज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा इस वोल्टेज के ऊपर और डिपेंड करेगा फॉल्ट कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो मोर जनरलाइज्ड वे में हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी हैव द voltages in 0 1 2 sequence, we have the current in 0 1 2 sequence, supply voltages, and these are our impedances। इम्पिडेंस में देखें अगेन, अगर आप डायगोनल एलिमेंट देखें तो दिस इज जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस, दिस इज पॉजिटिव सीक्वेंस, और दिस इज योर नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस। ओके, सही। ऑलराइट। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे इस इम्पिडेंस, ऑब्वियसली ये तो ग्रिड की इम्पिडेंस है। अब हमने क्या अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेज में, क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारे पास, इसकी बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ इसकी बात करूँ, क्योंकि करंट तो डिपेंड करेगा फॉल्ट के ऊपर। ये हमारा सिमेट्रिकल है, ठीक है। हम अप्लाई करेंगे कि इसके ऊपर अगर हम सिमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करें, जो हमने पहले ड्राइव की थी कि हमारा सिस्टम है सिमेट्रिकल है, तो हम ये देखेंगे ये मैट्रिक्स कितना चेंज हो जाता है। ओके, उसका हमें एडवांटेज क्या मिलेगा। So the matrix of symmetrical impedance zero has been derived. ठीक है, mathematical transformation has no physical sense reference. In addition to that, it is asymmetrical. So we have self impedance of symmetrical component. तो ZII इसको self impedance कहते हैं, और जो off diagonal element है that is mutual impedance of symmetrical component। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशन की हुई है, उसको खोल एक्सपेंड किया है। अगर आप ये आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करें, आपके पास एस भी गिवन है और टी भी गिवन है। ठीक है,
और Z को आप अज्यूम कर लें वो मैट्रिक्स भी आपके पास है ZAA ZAB इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, ZBC, सही। ओके। इन द वेरिएबल फॉर्म में आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उसकी जो 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और चौथा मैंने इसमें से यहाँ पे कोई भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट ले लिया 2 1 है, इट डजंट मैटर कौन सा आप लेते हैं, कोई से भी 4 एलिमेंट आप ले लें जो मैंने यहाँ रेफर कर दिए, उनकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। जीरो सीक्वेंस सिस्टम की इक्वेशन बनेगी समथिंग लाइक दिस, पॉजिटिव सीक्वेंस वुड बी लाइक दिस, नेगेटिव सीक्वेंस बराबर होगी पॉजिटिव सीक्वेंस के, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो मैंने एक ले लिया 2 1, आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई है? इस इक्वेशन को जरा देख लें और इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। एक मिनट पीछे करिएगा। सही है सर। ठीक है, आपको स्टेप जी समझ आ गए हमने क्या किया? जी सर, इसको वो एस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, जी, एस और टी दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। सही। दोनों का मतलब है, तो हमारा बेसिकली ये पूरा मैट्रिक्स बन जाता है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास इस 3/3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। हम्म, उस उसमें से आप डायगोनल एलिमेंट्स ले लीजिएगा और कोई सा एक ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ले लीजिएगा, तो वो तकरीबन आपके सही। पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। ये करके देख लीजिएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि हमने इसमें सिमेट्रिकल कंडीशंस जो है अप्लाई करनी है। अब इसमें हमने क्या, इफ वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल ग्रेड इंपेडेंस द इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज समथिंग लाइक दिस, यानी कि हम इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये तीनों इंपेडेंस बराबर हैं, हम्म ऐसे ही है, हम्म। क्योंकि हमने ये कहा जी, है ना कि सिमेट्रिकल सिस्टम में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ बराबर पे होते हैं। 3 का फैक्टर आ जाएगा, तो 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल एक फैक्टर आ जाएगा सही ZAA है। या ZA कह लें, ठीक है। सही। और हमने क्या कहा था कि हमारे जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर होंगे, ये तीनों बराबर होंगे आपस में, सही। ठीक है। तो इसका 3 आ जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो 6। जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी ठीक। प्लस 2ZAB, 2Z। एक म्यूचुअल इम्पीडेंस आ जाएगी, ठीक है, सही। क्योंकि ये तीनों बराबर है। इसी तरीके से अगर आप नीचे इसकी बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें इसमें ऑब्वियसली भी 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ZAA ZAA और माइनस ZAB, माइनस ZBAB। ऐसे ही है। जी, और इस एलिमेंट को क्या बनेगा, इसमें वो तीनों बराबर। ये हाँ, ये बेसिकली आपने बताया था सॉल्व इसमें, करें ये 0 आ ये जाएगा, जीरो के इक्वल होता है। एग्जैक्टली ये मैंने बताया था, इसमें से तीनों एलिमेंट कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 सही। प्लस a स्क्वायर बनेगा विच हम्म इज इक्वल टू 0, इधर भी बनेगा इधर भी, ये तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने आगे नेक्स्ट इसमें सब अप्लाई किया है यहाँ पे। तो हमारे पास जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा, इसका अदर नेम क्या था जो हमने लास्ट ड्राइव किया था, अफेक्टिव इम्पीडेंस, इसका। अफेक्टिव इम्पीडेंस यही है सही ना, सही सही सेल्फ सही। माइनस म्यूचुअल, हम्म दिस इज आवर पॉजिटिव सीक्वेंस। और नेगेटिव सीक्वेंस में क्या है, नहीं, ये तो जीरो सीक्वेंस है ना, हाँ फर्स्ट वन। सॉरी जीरो सीक्वेंस ही कह रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में उस पे ये होगा कि हमारे सही। सेल्फ इम्पीडेंस प्लस ट्वाइस ऑफ द म्यूचुअल इम्पीडेंस आ जाएगी। म्यूचुअल इम्पिडेंस। सही। एक चीज नोट करें, व्हाट इज हैपनिंग ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल जीरो है। इट विल बी 0, तो आपके सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बाद बाकी सब 0 हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे। क्या एडवांटेज मिल रहा है इसका, एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में। नहीं नहीं अभी सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात नहीं हो रही,
अच्छा सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में हम ब्रेक कर रहे हैं अपने कंपोनेंट्स को। हमने लोड को सॉरी सप्लाई वोल्टेज को किया, ट्रांसमिशन लाइन को किया। हम्म, ट्रांसमिशन लाइन की हमने कंडीशन जो है सिमेट्रिक, हमने कहा कि हमारे मोस्ट ऑफ द सिस्टम हमने अज्यूम किया कि सिमेट्री सिमेट्रिकल होता है ना, जो भी डिस्कशन हमने कर चुके हैं। बैलेंस सही होता है, थ्री फेज सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को, जिससे आपकी जो इम्पीडेंसेस जो होते हैं वो बैलेंस आ जाती हैं। अगर आप मीडियम वोल्टेज केबल इंस्टॉल करते हैं, उसकी इम्पीडेंस भी बराबर होती है तीनों फेजेस की, ऐसे ही होता है, ठीक है। सही उनके दरमियान म्यूचुअल इम्पीडेंस भी बराबर होती है। बाज़ जगह म्यूचुअल इम्पीडेंस अगर शील्ड है तो म्यूचुअल इम्पीडेंस नहीं होती, और अगर शील्डिंग नहीं है तो म्यूचुअल इम्पीडेंस कंसीडर की जाती है, ठीक है। लेकिन वो सही तमाम चीज़ें बैलेंस होती हैं, सिमेट्रिकल होती है ना, जो हमारी सिमेट्रिकल की कंडीशंस थी वो हमारे ऊपर अप्लाई होती है, चाहे जो मर्ज़ी फ़ॉल्ट आए, ऐसे ही है। जी 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 तो उसको हमने सिर्फ़ अभी अप्लाई किया है अपने ग्रिड के ऊपर, ओके। सही उससे ये पता चल रहा है हमें कि हमारा सिस्टम अगर सिमेट्रिकल इम्पीडेंस रखता है, तो हमारे पास सिर्फ़ ऑफ यानी डायगोनल एलिमेंट आएँगे, डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे। जीरो तो उसका एडवांटेज क्या हो गया कि हमारे जो तीनों कंपोनेंट्स हैं 0, 1 और 2 वो इंडिपेंडेंट हो गए एक-दूसरे से, बैलेंस सिस्टम के लिए, सही ठीक है? तो हमारी जी जी कैलकुलेशन जी आसान हो जाएगी। हम इजी एक हो जाएगी इंडिविजुअल को सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, ओके? सही 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 तो टू द पॉइंट चलें, उस पॉइंट पे मैंने काफ़ी नीचे स्लाइड्स के ऊपर आके आ रहा हूँ, तो इस पॉइंट से हमें एडवांटेज होगा कि हमारे पास जो नेटवर्क है, 3 इंडिपेंडेंट नेटवर्क हम उसको ड्रा कर सकते हैं। चलें, अभी मैं इस डिस्कशन पे दोबारा आता हूँ। तो उसमें ये है कि हमने एक तो 3 कंपोनेंट्स थोड़े वो बता रहे हैं, एब्रिविएशन है, डेज़िग्नेशन है। तो सेल्फ इम्पीडेंस इज़ रेफर एज़ 0 सीक्वेंस, 1 इसको एब्रिविएशन को सिम्प्लीफाई कर दिया मैंने, ठीक है। हम्म, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 0 सीक्वेंस, पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस आ जाएगा। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज़ इक्वल टू द इफेक्टिव इम्पीडेंस, जो मैंने आपको बता दी, ज़ेड-बी के, सही जो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। और नेगेटिव सीक्वेंस जो है वो बराबर होती है मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स के पॉजिटिव सीक्वेंस के, एक्सेप्ट मशीन। जो मशीन की इम्पीडेंस होती है नेगेटिव सीक्वेंस, वो अमूमन बताई जाती है मैन्युफैक्चरर के थ्रू, वो थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। मसलन केबल है, ट्रांसफार्मर्स हैं, ठीक है, रिएक्टर्स हैं, सीरीज़ रिएक्टर्स हैं, इन दोनों की आपस में इन इन तमाम कंपोनेंट्स की जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो इम्पीडेंस बराबर होती है, ओके। ऑलराइट, यहाँ पे वही चीज़ रिपीट थोड़ी-सी की हुई है। ऑब्वियसली सप्लाई वोल्टेज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारे कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी अप्लाई कर दें सप्लाई वोल्टेज की, तो उस सूरत में हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट में 0, 1, 2 सीक्वेंस आएँगे, तो वो आपके 0 आ जाएँगे, 0 नेगेटिव 0 दोनों 0 हो जाएँगे, देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ इट। लेकिन जो पॉजिटिव सीक्वेंस सप्लाई होगी, वो आपके पास आ जाएगी, जो कि सप्लाई इनपुट वोल्टेज के बराबर होगी, ठीक है? ये बात समझ आई? सही यानी कि हम जो जी सर सप्लाई वोल्टेज है, जो ग्रिड का जो सप्लाई वोल्टेज है, उसके ऊपर कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी कंडीशन थी, ओके? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दीज़ वैल्यूज़। तो जो हमारा जो कंप्लीट सिस्टम था, जो इक्वेशन थी सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, उसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास जो लोड का वोल्टेज है, उसके वोल्टेज के कंपोनेंट 0, 1, 2, ये जो कंपोनेंट होंगे वो 0 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इट कुड बी अनबैलेंस्ड, ये अनबैलेंस हो सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द फॉल्ट। हम्म Fault can be single phase, fault can be double phase, fault can be anything, ठीक है? So it is it has to be represented like this। लेकिन हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज है वो बैलेंस है, मशीन्स हैं, सिंक्रोनस मशीन जो ग्रिड वोल्टेज है हम उसको बैलेंस कंसीडर करते हैं, तो उसके ऊपर हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, तो वो हमारे पास वैल्यू समथिंग लाइक दिस, एंड देन वी हैव द ग्रिड, बैलेंस ग्रिड, ठीक है। वी विल हैव समथिंग लाइक दिस एब्रिविएशन, so 0 सीक्वेंस, positive negative they both are equal, the off diagonal elements are 0, and then we have the current, fault current, it is also not symmetrical at this case depending on the fault। तो ये हमारे पास सिस्टम बन गया। इसको अगर हम
सर्किट की फॉर्म में ड्रॉ करें इस इक्वेशन को, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम अपने सिस्टम को 3 इक्विवेलेंट सर्किट में ब्रेक करते हैं। जो मैंने शुरू डेफिनेशन में बताया था कि अगर हमने एनालिसिस करनी होती है, हम उसको 3 सर्किट्स में इसको इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, पहला कराएगा जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस या जीरो सीक्वेंस सिस्टम, या सिस्टम की बात करेंगे। उसमें आप ये देखें कि इसके वोल्टेजेस नहीं होते, सप्लाई वोल्टेजेस नहीं है। वी हैव अ जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस and this is the fault location at which we have zero sequence voltage. ठीक है, बात समझ आ गई? सही। तो जी दिस जी। इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीरो सीक्वेंस सिस्टम। तो पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम में क्या है, हमारे पास सप्लाई है, जो हम पिछली इक्वेशन से हम देख के इसको ड्रॉ कर रहे हैं पूरी सर्किट को। वी हैव जीरो सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, ठीक है। एट द फॉल्ट लेवल, F is the fault level, fault point के ऊपर we have the unbalanced voltage which is has the positive sequence voltages, and then we have the current, positive sequence current that is flowing from the positive sequence system. इसी तरीके से हमारे पास जो नेगेटिव सीक्वेंस सिस्टम है उसकी भी सेम इक्वेशन बन सकती है, जिसमें हमारे पास सप्लाई वोल्टेज 0 है, शॉर्ट सर्किट है। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है, और फॉल्ट लेवल के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस एंड करंट। अब डिपेंड करता है फॉल्ट किस किस्म का है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम इन 3 सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। वो डिपेंड करेगा एसिमेट्रिकल कंडीशन के ऊपर, उसको हम ड्राइव करेंगे, जो डिफाइन करेगा हम सर्किट को कैसे कनेक्ट करें और हाउ डू वी सॉल्व इट द सिस्टम। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चले, कुछ समरी यहाँ पे लिखी हुई है, वही चीज सारी बातें जो पहले मैं आपको बयान कर चुका हूँ। ड्यू टू द लोड एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, यानी कि यहाँ पे आ सकता है, these equivalent circuit diagram of the component system may be connected at fault location at F. All right. Asymmetrical three-phase system can be divided into three-phase component system. These three-phase component system, zero, positive or negative, are symmetrically each other. आपस में एक तरह की वो symmetrical है. Because of symmetry of each component system and the decoupling of the component system, if the grid impedance are symmetrical, मतलब ये उसी वक्त decouple है जब अगर grid impedance are symmetrical है, the asymmetrical original three-phase system can be exactly described by means of three single pole equivalent circuit diagram which are independent of each other as well. जो हमने पिछली नेटवर्क डायग्राम में हमने उसको देखा। Completely symmetrical signal three-phase system need only one single pole equivalent circuit diagram which is represented by this one. यानी कि अगर आपके पास fault भी symmetrical है, so you can just use this equation. Alright, यही वो इक्वेशन है जो हम अब जैसे आईसी स्टैंडर्ड के तहत अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो फंडामेंटल फिनोमेना बिहाइंड है या उसकी जो बेसिक है फंडामेंटल इक्वेशन प्रिंसिपल है, दैट बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। ऑलराइट, बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसमें फिर हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ये इसी जो हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन की है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो डेवलप किए हैं उसको हम अप्लाई करेंगे, उसको देख के हम सिंगल फेज फॉल्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, ठीक सर। अच्छा अभी एक चीज और यहाँ पे देख लें, फॉर एग्जांपल हमने जो अभी आपने वो जो नेटवर्क मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के, फॉल्ट कैलकुलेट करने के, वो आपने नोट डाउन किया, फाइंड आउट किया कैलकुलेट आंसर्स क्या हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं किया। अभी नहीं किया,
मैंने तो नहीं किया, बाकी ये वकार या सरदार से पूछ ले। किसी ने किया है तो बताएं। नहीं सर, नहीं किया है। नो सर। प्रैक्टिस तो करो यार। जी सर। प्रैक्टिस तो कर लिया करो यार। सर वो कुछ चीजें समझ नहीं आई तो फिर पूछो ना, फिर क्लास में ही पूछो ना मुझसे। नहीं चीजें समझ में आ गई थी, फॉल्ट कैलकुलेट करना आ गया था। चलें इंशाल्लाह करें, प्रैक्टिस करें, उसमें सारी चीजें आपको आ जाएंगी। आज अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एड्रेस कर लेते हैं इस चीज को। छोटी सी एग्जांपल है, सिंपल। आइडिया यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं वही आईसी स्टैंडर्ड के तहत हमने फॉल्ट को कैलकुलेट करना है। अभी सिर्फ डिटेल नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो फॉल्ट है अगर किसी केबल के ऊपर आ जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। पीडीएफ फाइल शेयर हो रही है आपके पास? जी सर। ठीक है, जी सर। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दो ग्रिड हैं यहाँ पे कनेक्टेड। ग्रिड 1 है और ग्रिड 2 है जो फीड इन कर रहा है सिस्टम को। बोथ साइड से फॉल्ट करंट कंट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आसानी के लिए क्या किया है कि इनकी जो ट्रांसफार्मर की वैल्यूज हैं या ग्रिड की वैल्यूज हैं वो बराबर रखी हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन जो है ना एक दफा सॉल्व करनी पड़े। अदर वे अगर यू हैव टू कंसीडर द डिफरेंट शॉर्ट सर्किट पावर रेटिंग, तो यू हैव टू कैलकुलेट इट। यहाँ पे ये है कि हमारे पास दो ग्रिड हैं। वी हैव अ ट्रांसफार्मर्स, टू ट्रांसफार्मर्स, एंड वी हैव अ 33 kV केबल ओवर हियर। उस केबल के ऊपर 40% लेंथ से फ्रॉम दिस साइड, 40% ऑफ लेंथ, टोटल लेंथ के फॉल्ट अकर होता है। थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट है। So we have to find out how much short circuit current will flow from this side and how much it flow from this side. All right. अच्छा सही। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इम्पीडेंस इम्पीडेंस निकालेंगे। कैलकुलेट करेंगे ग्रिड की, ट्रांसफार्मर की और केबल्स की। ऑलराइट, सही। इसमें कुछ करेक्शन फैक्टर भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, उसके तहत भी इसको कैलकुलेट किया गया। ऑलराइट, ठीक तो ठीक। सिस्टम फीड इन इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे बोथ ग्रिड। बोथ ग्रिड से मुराद ये है कि दोनों की इम्पीडेंस बराबर है, तो आंसर दोनों के सेम होंगे। सेम तो आएंगे। सही। दैट क्यू कैसे निकला, वो सेम फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा इन रिजल्ट्स को, ये वही मेथड्स हैं जो पहले बता चुका हूँ। ओके, तो एक्स कैलकुलेट किया, 0.1 फैक्टर है, तो यू कैन जस्ट सिंपली फाइंड आउट अदर यूजिंग दिस फार्मूला, और जो फार्मूला मैंने जो आपको मेंशन किया था उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 0.995 से मल्टीप्लाई करें। फिर इस इम्पीडेंस को आपने ट्रांसफॉर्म करना है ऑन द फॉल्ट लेवल साइड। तो यहाँ पे फॉल्ट है तो इस इम्पीडेंस को रेफर करेंगे एट दिस वोल्टेज, ठीक है, दोनों की इस तरफ हो जाएगी। ओके, इसकी सही। इम्पीडेंस भी हमें इस साइड रेफर करनी है इसकी इम्पीडेंस हमें दिस साइड रेफर करनी है। ऑलराइट, तो इस जो केबल की इम्पीडेंस है दिस इज ऑलरेडी एट द फॉल्ट लेवल, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, 132 टू 33 kV है ना जी, ट्रांसफार्मर? 132 से 33 kV तक वोल्टेज लेवल है। अच्छा जी, ये हमने ग्रिड की इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्म की। उसके बाद ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम फार्मूला जो हमने मेंशन किया है, 33 kV साइड हम रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी ऑल द फार्मूलाज आर सेम। उसके बाद एक चीज नोट डाउन करें कि मैंने यहाँ पे एक करेक्शन फैक्टर को यहाँ पे अप्लाई किया। करेक्शन फैक्टर वही फार्मूला जो मैंने आपको आर्टिकल्स में से बताया था, ठीक है। तो ये 0.95 टाइम्स 1.1, इसका फार्मूला शायद अगर मैं दोबारा दिखा दूं, ऊपर लिखा हुआ है हियर, दिस इज द फार्मूला फॉर ट्रांसफार्मर, नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, सी फैक्टर दिस इज 1.1, फार्मूला है 0.95 1 प्लस 0.6, तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के। ओके, यहाँ भी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया। ओके,
ये वैल्यू 0.387 है। शायद 987 था। इट शुड बी 1.9328 मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ठीक है, नहीं z की वैल्यू नहीं, z की वैल्यू हमने यहाँ पे ये 1.93 0.0887 है सर, सॉरी 0.0887 है शायद जो नीचे लिखा हुआ है। 0.0887 कैसे आ गई? नहीं वो तो ये आई है ना। ये शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है ना हमारी। अच्छा हाँ, यहाँ से निकालिए। ठीक है, ये वैल्यू है, सॉरी। सही। ओके, अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से परसेंटेज आएगी। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यानी पर यूनिट में आएगी। दिस शुड बी इन पर यूनिट, ठीक। क्योंकि ये तमाम यूनिट लेस क्वांटिटी है ना। ये भी यूनिट लेस है, ये भी यूनिट लेस है, दिस इज आल्सो यूनिट लेस, तो दिस शुड आल्सो बी अ यूनिट लेस। ठीक है, ठीक ये है। 0.0887 है, यूनिट लेस। बात समझ आई? क्योंकि ये अगर ओम्स में होगी तो ओम्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बल्कि ओम्स कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, सीमेंस जो मल्टीप्लाई, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना ओम्स। ओके, तो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी इन पर यूनिट। ये क्वांटिटी आपके पास ओम्स में है। तो जो आपके पास इम्पीडेंस आपने कैलकुलेट की, जो उसकी रिएक्टेंस है, ठीक है, रिएक्टेंस कैलकुलेट की 1.932, इसको आपने दोबारा इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ये 50 इसकी बेस में, जो ट्रांसफार्मर की बेस है उसमें कन्वर्ट किया, यानी कि 50 पावर मेगा ऊपर और आगे पर 33 केवी स्क्वायर डाउन में आ जाएगा। ओके, बात समझ आ रही है? सही सही। यस सर। या दोबारा समझा दो? बेसिकली इसी इक्वेशन को अदर वे अराउंड इस्तेमाल किया है। तो यू आर फाइंडिंग दिस बैकवर्ड, अच्छा। लेकिन z की नहीं, रिएक्टेंस की ओनली। ओके, सही। ओके, रिएक्टेंस वो जो फाइनल आंसर जो निकलेगा, मतलब ये यहाँ से सारी जो निकला है इम्पीडेंस के बाद। रिएक्टेंस, ये रहा। ओके, सही। तो इस के फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे की पूरी जो इम्पीडेंस आपने कैलकुलेट की है। ठीक। ओके, अच्छा जी, इसी तरीके से केबल इम्पीडेंस सिंपल है। टोटल आप इम्पीडेंस निकाल लें या इसको स्प्लिट कर दें दो चीजों में। अगर ये आपके पास 40 की है, ये टोटल लेंथ है, ठीक है, 40 किलोमीटर की टोटल लेंथ, आपने टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट कर दी। यहाँ पे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड ससेप्टेंस। उसके बाद आपने फॉल्ट लोकेशन को कंसीडर करते हुए हाफ एंड हाफ करनी है। तो इस टोटल इम्पीडेंस को आप दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक 40% में होगी और एक 60% में होगी। ठीक है, ये 0.4 का मतलब 40% है, या 0.6 का मतलब 60% है। अगर रेशियो चेंज हो जाएगा, 80% पे होगा तो फिर 0.8 और 0.2 कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगी। ऑलराइट, अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये 40% साइड से हमने ड्रॉ कर रहे हैं। दो जो नेटवर्क है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। दे बोथ नेटवर्क आर इन पैरेलल। ऑलराइट, उसमें ग्रिड इंपेडेंस, ग्रिड्स की मेन सोर्स है, दोनों तरफ ग्रिड है। ये ग्रिड इंपेडेंसेस, ट्रांसफार्मर्स एंड द केबल। ये 40% इंपेडेंस यहाँ पे आएगी और यहाँ पे 60% इंपेडेंस आएगी। उसके बाद सिंपल आप इन दोनों को सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में, यानी कि दो पैरेलल आपस में आ जाएंगे, फिर सीरीज और फिर पैरेलल एंड देन आपस में पैरेलल। सिंपलीफाई करने के लिए आप इन दो कैपेसिटर को चले इग्नोर कर लें फॉर द मोमेंट। इसको आप इग्नोर कर दें, तो यू कैन इग्नोर देम। सारे सीरीज में आ जाएंगे। तो सारे सीरीज में आ जाएंगे। तो इन सब का आप सीरीज कनेक्शन एड अप, इसको भी सीरीज में करें और फिर आपस में इन दोनों का रिजल्ट पैरेलल में आ जाएगा। दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस इक्विवेलेंट सर्किट, और आपके पास दैट वुड बी योर थेवेनिन इंपेडेंस इन दिस केस। ओके, ये तो मैंने खैर कैपेसिटर को कंसीडर किया दोनों को।
तो आप जो स्टडी है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ 40 का मतलब ये 40% साइड से इक्विवेलेंट सर्किट क्या है और 60% साइड से इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। ऑलराइट, ये दिस इज फॉर द ग्रेड 2। ओके, अगर आप चाहें तो इन दोनों को स्प्लिट करके करें। अगर आप इंडिविजुअली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ईच ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है और टोटल फॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए आप इन दोनों को ऐड अप कर लीजिएगा। ठीक है, सही। ठीक है सर। ओके। यहाँ मैंने थोड़ा स्प्लिट करके कैलकुलेट किया ताकि दोनों का करंट जो है हम कंसीडर कर सकें। वो आपने फिर एड अप किया आखिर में। फिर मैंने आखिर में एडअप किया होगा। ओके, सर ये न्यूमेरिकल भी शेयर कर दीजिएगा ना, सिर्फ लेक्चर शेयर करना है। रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग आ रही है इसकी, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे जो इक्वेशन है हमने उसको यहाँ पे आप 3 का फैक्टर से कैलकुलेट करके देखें और विदाउट 3 कैलकुलेट करके देख लें। ठीक है, इसके अलावा अगेन यहाँ पे आपके पास 2 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे आर बाय एक्स को सॉल्व करने के लिए। वो एक तरीकेकार ये था कि या तो आप थेवेनिन इम्पीडेंस दोनों की जो कंबाइन है इम्पीडेंस उसको कंसीडर करें। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके जो टोटल आर बाय एक्स रेशियो आता है इसको कैलकुलेट करें, या इन दोनों में से जो सबसे छोटा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसको लेके कंसीडर करें। तो फिर चेक करें कि कौन सा अमाउंट जो है डिफरेंट क्या आता है, मतलब क्या वेरिएशन आता है। मैग्नीट्यूड सबसे छोटा जिसका है। हाँ, आर बाय एक्स का रेशियो जिसका छोटा आएगा। ठीक अच्छा है, सही। ये मैंने यहाँ सिंपल एनालिसिस के लिए यहाँ पे अलग अलग करके दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने केबल करंट अगर इग्नोर करेंगे या यहाँ पे टोटल निकालेंगे, दोनों का अलग अलग है, तो ये तकरीबन केबल कैपेसिटेंस को इग्नोरिंग पे आपके पास करंट ज़्यादा है और उसके बगैर करंट कम है। ठीक है, अच्छा सर, अगर अगर हम दोनों ब्रांचेस का अलग निकाल रहे हैं तो उनका के भी अलग आएगा, कापा ये फैक्टर के जो ये अलग निकाला ना, ये देखिए दोनों का अलग निकाला है। नहीं के कापा फैक्टर सर। अगर आप दोनों का पीक करंट अलग 1.2 निकालना है, यस, कापा फैक्टर चेंज आएगा, लेकिन है अमोन ना, क्योंकि पीक वो जो आर बाय एक्स रेशियो चेंज होगा। तो वो उसकी उस ब्रांच का ले लेना फिर एक, तो वो तो फिर उसमें कंपैरिजन तो नहीं होगा। अगर आप दोनों सही है। करंट का अलग निकाल रहे हैं तो फिर इस कापा इसका निकलेगा, आर बाय एक्स रेशियो इसका होगा और दूसरे के लिए फिर ये रेशियो होगा। ठीक है, सही सही। तो थोड़ा डिटेल में किया हुआ है यहाँ पे, बाज़ दफ़ा कंसिडर करके किया है केबल के साथ, केबल कैपेसिटेंस, और इस जगह मैंने इग्नोर किया जस्ट फॉर द कंपेयर पर्पस। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल आर बाय एक्स ले लिया, वहाँ पे स्मॉल लिया था शायद। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल लिया हुआ है। ठीक है, अगर कंबाइन लेना है तो कंबाइन लेके करके देख लें। ओके, इग्नोरिंग द कैपेसिटेंस, दिस इज फॉर कंबाइन इफेक्ट। ओके, ठीक सर, इतना कोई मेजर फर्क तो नहीं आ रहा पीक नहीं मेजर वैल्यू। फर्क इतना नहीं आएगा, ये डिफरेंट वो है, अप्रोच है सॉल्व करने की, रिजल्ट शुड सही बी द सही सही। सेम। चलें, प्रैक्टिस कीजिएगा फॉल्ट करंट की, इसको भी देख लीजिएगा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक। तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की।